हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कब हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। बच्चों, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स हमारे ये 5 हेड होते हैं। ठीक है, हमारे कितने हेड होते हैं? ये 5 हेड, जिसमें हमारी इनकम चार्ज होती है और हमारी टोटल इनकम पे फिर टैक्स लगता है। इन 5 हेड से जो इनकम आएगी बच्चों, उसे हम कहते हैं टोटल इनकम, और उस टोटल इनकम पे हमें टैक्स पे करना होता है। तो ये हमारे 5 हेड है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। पीजीबीपी मतलब बच्चों पी फॉर प्रॉफिट, जी फॉर गेन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है ना, जो हमारा प्रॉफिट या गेन होगा किससे हो रहा है? हमारे बिजनेस से या हमारे प्रोफेशन में, तो वो इस वाले हेड में जाके टैक्सेबल होगा। किस में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में। फिर है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, टोटल बच्चों ये हमारे 5 हेड है जो हमारी इनकम टैक्सेबल होती है। इनमें किसी ना किसी एक हेड से रिलेट करेगी, या हो सकता है कि आपकी बहुत सारी इनकम हो, अलग अलग सोर्सेस थे, तो इन 5 हेड में भी आपकी इनकम टैक्सेबल हो सकती है। बट हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि भाई हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कब अपनी इनकम को टैक्सेबल करेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ आज वही डिस्कस करूंगा कि कब हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो देखिए इनकम टैक्स इस पे क्या कहता है बच्चों, लीजिए वो कह रहा है द फॉलोइंग थ्री कंडीशन must be satisfied before the income of the property can be taxed under the head इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बच्चों आपको ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करनी है। हमारी इनकम कब होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल? जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलिए तो देखते हैं ये कंडीशन क्या है। कह रहा है द प्रॉपर्टी मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड विद रूफ एंड विदाउट रूफ। बच्चों पहली कंडीशन है कि जो भी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है जिसको हमने रेंट पे दे रखा है, ठीक है ना, कैसे दे रखा है? रेंट पे। तो हमारी वो बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट। बच्चों जो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा तो वो प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट करनी चाहिए बिल्डिंग्स या लैंड विद रूफ और विदाउट रूफ। ठीक है ना बच्चों, चाहे विद रूफ हो चाहे विदाउट रूफ हो, आप अगर उससे रेंटल इनकम अर्न करते हो तो आप इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट, द असेसी मस्ट बी ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, अगर आपकी इनकम हो रही है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी से, वो आपने रेंट पे दे रखा है, तो कहां पे टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे। आपकी बिल्डिंग से लैंड विद रूफ या विदाउट रूफ। बट हाँ बच्चों, आपको उस प्रॉपर्टी का ऑनर भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऑनर ही नहीं हो पर आपको रेंट मिल रहा है। ठीक है, कभी कभी बच्चों कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग खुद पहले रेंट पे लेते हैं और फिर उसके बाद किसी और पर्सन को रेंट पे दे देते हैं, जिसे हम लोग सबलेट करना कहते हैं। क्या कहते हैं? सबलेट। ठीक है, आपने पहले मुझसे रेंट पे लिया कि भैया हम 5,000 रुपए रेंट पे ले रहे हैं, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी 5,000 रुपए रेंट पे आपको दे दी। बट आपने किसी और को यही प्रॉपर्टी बच्चों 15,000 रुपए रेंट पे दे दिया। तो इस वाली कंडीशन या सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सबलेट करना। तो वहां पे प्रॉपर्टी के ऑनर आप नहीं हो, प्रॉपर्टी का ऑनर मैं ही हूं। तो बच्चों ये जो आपकी इनकम हो रही है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया द असेसी मस्ट बी ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। आपकी इनकम अगर प्रॉपर्टी से हो रही है वो तभी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जब आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर हो। ठीक है ना, पहली कंडीशन बच्चों कि आपकी जो प्रॉपर्टी है लैंड एंड बिल्डिंग होनी चाहिए।
दूसरी कंडीशन है कि आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन है बच्चों, द प्रॉपर्टी मे बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस but it should not be used by owner for the purpose of any business or profession carried on him। भाई जो आप प्रॉपर्टी है उससे जो इनकम हो रही है वो हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल तभी होगी कि प्रॉपर्टी का कुछ भी यूज करो। बच्चों उस प्रॉपर्टी को आप कुछ भी यूज करो, चाहे रेजिडेंशियल पर्पस यूज करो, चाहे कॉमर्शियल पर्पस यूज करो, कोई भी यूज करो, बट हाँ उस प्रॉपर्टी का जो यूज नहीं होना चाहिए, बट शुड नॉट बी ऑन और यूज्ड बाय ऑनर फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। जो बच्चों उस प्रॉपर्टी का ऑनर है वो उस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस से यूज नहीं कर सकता। अगर वो यूज करता है और उससे उसकी इनकम होती है तो बच्चों वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम टैक्सेबल होगी पीजीबीपी में। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहां पे टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी में। पर हाँ वो हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है ना, क्लियर है सबको? तो बच्चों जल्दी से इसको एक बार समझ लेते हैं और कि हमारे ये 5 हेड है, कब कौन से हेड में इनकम टैक्सेबल होगी यह हमें कैसे पता चलेगा। और बात कर रहे हैं हम आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कब टैक्सेबल होगी, हमारी कौन सी इनकम या कब इनकम होगी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। तो वो कह रहे हैं बच्चों कि अगर आप इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। उसमें हमारी पहली कंडीशन है कि प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी लैंड एंड बिल्डिंग होनी चाहिए विद रूफ या विदाउट रूफ। ठीक है ना। सेकंड कंडीशन है बच्चों कि जो प्रॉपर्टी को इनकम हो रही है, आपको प्रॉपर्टी की इनकम हो रही तो आप जरूर ऑनर होने चाहिए। वो कह रहा है कि असेसी मस्ट बी ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। ठीक है ना, आप ऑनर होने चाहिए उस प्रॉपर्टी के। वो सबलेट वाले कॉन्सेप्ट में आप पे नहीं करोगे। ठीक है ना, इनकम फ्रॉम आप पे तो करोगे टैक्स, पर वो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऑनर तो हो नहीं। हाँ ऑनर हो तो फिर किस में चले जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। और थर्ड कंडीशन है बच्चों कि उस प्रॉपर्टी का कुछ भी यूज किया जा सकता है, बट हाँ जो ऑनर है ना वो अपने बिजनेस या प्रोफेशन पर्पज से यूज नहीं कर सकता। ठीक है ना, अगर उससे वो यूज करता है और उसकी इनकम होती है या प्रॉफिट होता है तो बच्चों वो इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। वो किस में टैक्सेबल होगा? हमारे पीजीबीपी हेड में। कौन से हेड में? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है ना। चलो अब हम बात करेंगे अपने डीम्ड ऑनरशिप की। ठीक है ना बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है हमारा डीम्ड ऑनरशिप का। तो सबसे पहले ऑनरशिप तो आपको पता है, तो डीम्ड मतलब क्या होता है? तो इसको मैं वैसे समझाना चाह रहा हूं बच्चों। डीम्ड का मतलब क्या होता है तो हम लोग उसे डीम्ड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, डीम्ड का मतलब आप लोग इस तरीके से समझो और फिर आप लोगों को उसकी डेफिनेशन में भी समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो डीम्ड का मतलब है बच्चों मानो या ना मानो। ठीक है ना, मानो या ना मानो आपको मानना ही होगा। ठीक है ना, तो बच्चों डीम्ड का मतलब क्या होता है कि हम मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये मैं बिल्कुल इसको थोड़ा सा इस तरीके से बताना चाह रहा हूं कि आप सारी चीजों को कनेक्ट कर पाओ और आपको कंफ्यूज ना हो। जहां पे भी बच्चों डीम्ड वर्ड आ जाएगा ना तो आप समझ जाना, तो उसको आप इस तरीके से बोलना अपने मन में, ये डिफाइन करना कि मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा। तो बच्चों वही है हमारा डीम्ड ऑनरशिप। ठीक है ना, उसमें आप कहोगे कि आप ऑनर नहीं हो, पर हम कहेंगे डीम्ड ऑनर। मानो या ना मानो आप ही ऑनर हो। ठीक है ना, तो ये बच्चों यहाँ पे डीम्ड ऑनरशिप का मतलब है, यहाँ पे ऑनरशिप तो आपको पता है कि हम उसके ऑनर हैं। तो डीम्ड का मतलब है मानो या ना मानो आपको मानना ही होगा। बच्चों कुछ सिचुएशंस होती हैं, ठीक है ना, मैं अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ उसे भी।
जिसमें जिसको इनकम आ रही है वो कहता है कि नहीं भाई मैं ऑनर नहीं हूं, या बच्चों वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है तो कहता है मैं ऑनर नहीं हूं। पर हमने कहा कि भैया इन केसेस में मानो या ना मानो आपको डीम्ड ऑनर आप ही को माना जाएगा, ठीक है ना। डीम्ड ऑनर आप ही हो, तो डीम्ड मतलब मानो या ना मानो ऑनर आप ही हो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें फॉलो करेंगे। तो डीम्ड का मतलब क्या होता है, मानो या ना मानो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। आप तो बचना चाहोगे तो आप तो मानोगे नहीं, पर हम बना देंगे डीम्ड वाला कॉन्सेप्ट लगा के कि भैया मानो या ना मानो आप ही ऑनर, ठीक है। तो बच्चों इनकम टैक्स भी यही कहता है कि भैया डीम्ड ऑनरशिप हो आप, मानो या ना मानो ऑनर आप ही हो। तो बच्चों उसकी सर्कमस्टांसेस, उसके सिचुएशंस क्या हैं, तो देखिए सबसे पहली सिचुएशन है हमारी ट्रांसफर टू अ स्पाउस, ठीक है ना। बच्चों आपने अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। हस्बैंड के लिए वाइफ होती है स्पाउस और वाइफ के लिए हस्बैंड होता है स्पाउस, ठीक है। तो अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी टैक्स से बचने के लिए, इनकम टैक्स से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। मान लीजिए बच्चों आपकी इनकम है वो मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा है, ठीक है ना। इनकम टैक्स ने एक मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब करी होती है एवरी ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में आता है वो। अगर आपकी इनकम उस लिमिट तक होती है तो आपको टैक्स नहीं देना, अगर उस लिमिट से ज्यादा होती है तो आपको टैक्स देना होगा। तो होता है क्या बच्चों, कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी इनकम मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा हो रही होती है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। आपने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रखा अदर देन कंसिडरेशन, मतलब कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ, आपने अपनी स्पाउस को इसलिए ट्रांसफर कर दिया है कि भाई आपकी इनकम कम हो जाएगी अब, क्योंकि प्रॉपर्टी तो वाइफ की हो गई और उस पे इनकम भी कौन रिसीव करेगा, वाइफ रिसीव करेगी, ठीक है। तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो बच्चों कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं टैक्स से बचने के लिए अपनी स्पाउस को, ठीक है ना। अपने किसको ट्रांसफर कर देते हैं, इस स्पाउस को, तो उनकी इनकम हो जाती है कम, उनकी इनकम हो जाती है कम और टैक्स नहीं लगता। और जिस स्पाउस को वो ट्रांसफर करेंगे प्रॉपर्टी उसकी इनकम टैक्सेबल होगी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तक पहुंची नहीं, तो वो क्या होता है वो बच जाते हैं टैक्स के लिए। तो उसमें उस कॉन्सेप्ट में इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपने ऐसा किया है कि प्रॉपर्टी आपने अपनी स्पाउस को, ठीक है बच्चों, हस्बैंड के लिए वाइफ होता है स्पाउस और वाइफ के लिए हस्बैंड होता है स्पाउस, अगर आपने अपने स्पाउस को टैक्स से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो हम आप ही को मानेंगे ऑनर, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, ये ए है और ये बी, ठीक है। ए की इनकम बच्चों 5 लाख हो रही थी, जो कि उसकी प्रॉपर्टी से इनकम को इंक्लूड करके, ठीक है। मान लो इसमें उसकी वैसे सैलरी इनकम थी 3 लाख, ठीक है, जो वो जॉब करके कमाता था, और 2 लाख रुपीज उसका रेंट आता था उसके घर से, जो उसने रेंट पे दे रखा था, ठीक है। अब अगर ये अपनी प्रॉपर, अब टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि 5 लाख हो रही इनकम। अब मान लीजिए अगर वो अपनी इनकम ये वाली 2 लाख ये प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दे तो ये इनकम हो जाएगी उसकी वाइफ की। तो अब इसकी इनकम कितनी बची 3 लाख और उसकी वाइफ की कितनी बची 2 लाख, तो टैक्स दोनों को देना से बच जाएंगे, ना तो इसे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स ने क्या रखा है कि 3 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो हम नहीं लेंगे आपसे टैक्स, तो टैक्स से ये भी बच गए और ये भी बच गए। बट अगर ऐसे सिचुएशन में बच्चों आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो अदर देन कंसिडरेशन, आपने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दी पर बदले में कुछ नहीं है, कंसिडरेशन कुछ भी नहीं है, तो भैया हम इसे डीम्ड ऑनर मानेंगे। मतलब मानो या ना मानो ऑनर आप ही हो, आप बच नहीं सकते, ठीक है ना, आप बच नहीं सकते। तो इसमें हम डीम्ड कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेंगे और ऑनर इन्हीं को मानेंगे, क्योंकि बच्चों जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वहां पर कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इनकम यहीं पे ऐड हो जाएगी और ए को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक, क्लियर है। इसमें ना बच्चों एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें क्या है कि भैया अगर आपने अपनी वाइफ को ठीक है स्पाउस को बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे वाइफ नहीं होगा स्पाउस होगा, क्योंकि स्पाउस का मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ होता है स्पाउस और वाइफ के लिए हस्बैंड होती है स्पाउस। तो अगर आपने अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है विदाउट कंसिडरेशन, पर आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट है कि अब हम एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे,
ठीक है ना, एक दूसरे से क्या रहेंगे, अलग अलग। भाई आपका सेपरेशन हो गया कुछ इस तरीके से कि मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी, और आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसिडरेशन। तो बच्चों उस केस में हम आपको ऑनर नहीं मानेंगे, जिसके पास प्रॉपर्टी गई है उसी को ऑनर मानेंगे। बट हाँ, अगर आप साथ ही रह रहे हो और आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसिडरेशन, तो फिर डीम्ड ऑनर आप ही मानो जाएंगे, मानो या ना मानो ऑनर आप ही हो, और उस प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है उसमें टैक्स आप ही को देना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले था हमारा ट्रांसफर टू अ स्पाउस, कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड। अगर आपने अपने माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो उस सिचुएशन में भी वो माइनर चाइल्ड ऑनर जरूर है, पर डीम्ड ऑनर आप ही माने जाओगे, जो भी इनकम होगी उस पे टैक्स आप ही दोगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मान लीजिए आप हैं और आपने अपने बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, टैक्स से बचने के लिए कि भैया जो वहां की रेंटल इनकम आ रही है उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है वो इसकी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी किसके नाम से हो गई, बच्चे के नाम से हो गई। पर बच्चों ये माइनर है, ठीक है ना, माइनर है, और आपने विदाउट कंसिडरेशन से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, तो भैया इस सिचुएशन में ऑनर आप ही रहोगे। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, लीगली ऑनर ये है। ठीक है बच्चों, लीगली ऑनर क्या है, ये है आपका माइनर चाइल्ड, ठीक है, डॉटर या सन। तो उस सिचुएशन में भी ऑनर आप ही माने जाओगे। देखो ना क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एज पर सेक्शन 27 द फॉलोइंग पर्सन तो नॉट द लीगल ऑनर। लीगल ऑनर नहीं है बच्चों, प्रॉपर्टी किसके नाम से रजिस्टर्ड है, वो आपके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि आपने ट्रांसफर कर दी है। कह रहा है ऑफ अ प्रॉपर्टी आर डीम्ड टू बी द ऑनर, फिर भी आप ही को ऑनर माना जाएगा। आपके नाम से बच्चों जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वो आपके नाम से नहीं है, बट फिर भी उस सिचुएशन में कह रहा है कि आप ही को ऑनर माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 to 26। 20 to 26 किसका है, हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाके टैक्सेबल होगी। वो कह रहा है कि इन सिचुएशन में मानो या ना मानो ऑनर आप ही हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले था ट्रांसफर टू अ स्पाउस, उसके बाद है ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड। आपने अपनी प्रॉपर्टी माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दी विद कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन। दोनों सिचुएशन में बच्चों ऑनर आप ही माने जाओगे। हाँ, यहां पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है, यहां पे क्या है एक एक्सेप्शन, कि अगर आप ऑनर हो, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपने माइनर डॉटर को बच्चों, ठीक है, माइनर मैरिड डॉटर को। किसको, माइनर मैरिड डॉटर को। ठीक है ना, ध्यान से समझना बच्चों। सपोज मान लो आप ऑनर हो और आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपने माइनर चाइल्ड को, तो अब वो बच्चा ऑनर हो गया, तो लीगली तो वो बच्चा ऑनर है। ठीक है, आपके बीच में विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, या आपने कंसिडरेशन पे किया हो या ना पे किया हो, ठीक है ना। अगर वहां से कोई इनकम होती है तो भैया हम टैक्स आपसे लेंगे, हमें इस बच्चे से कोई भी मतलब नहीं है, ये हम टैक्स आपसे लेंगे। डीम्ड ऑनर, मानो या ना मानो ऑनर आप ही हो। बट यहां पे बच्चों एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, कि अगर आप प्रॉपर्टी अपने माइनर डॉटर को ट्रांसफर करते हो, कौन सी डॉटर, जो मैरिड है, ठीक है ना, माइनर भी है और मैरिड भी है, अगर आप उसे प्रॉफिट अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हो तो फिर कोई बात नहीं, ऑनर इस माइनर मैरिड डॉटर को ही माना जाएगा। बच्चों देखो ये क्या कंडीशन है, वैसे गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो भी आपकी बेटी है उसकी जो मैरिज है वो 18 ईयर के बाद होनी चाहिए, यानी जब वो मेजर हो जाए। बट यहाँ पे लॉ देखो डिस्काउंट दे रहा है, एक तरीके से एग्जम्पशन दे रहा है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर कर देते हो तो फिर हम आपकी प्रॉपर्टी पे आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम ये मानेंगे कि वो प्रॉपर्टी आपकी माइनर डॉटर की है। ठीक है, बट हाँ अगर वो मैरिड नहीं है तो भैया आप ही हो ऑनर। ये एक एक्सेप्शन था बच्चों, बस और कुछ नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट है बच्चों हमारा होल्डर ऑफ अ इनपार्शियल स्टेट। ठीक है बच्चों, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके घर की है, जिसमें आपके भाई वगैरह सब हैं, ठीक है, और उसको बच्चों अभी तक डिवाइड नहीं किया गया, सब एक ही में, और आपको उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरे भाई की है। मतलब आप लीगली आप सारे लोग ऑनर हो, बट अभी उसमें डिवाइड नहीं किया कि किसका कौन सा वो है हिस्सा, तो और या ना डिवाइड किया जा सकता है, तो उसमें अगर जिसको इनकम होगी उसी से हम मान लेंगे कि भैया ऑनर आप ही हो। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे तो बड़े भाई हैं, या मेरे पापा जी हैं, या मेरे छोटे भाई हैं ऑनर। ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी अभी तक डिवाइड नहीं हुई है, अगर उसमें आपको इनकम हो रही है तो हम आपको डीम्ड ऑनर मान लेंगे। मानो या ना मानो, ऑनर आप ही हो। इन रियलिटी वो प्रॉपर्टी किसी के भी नाम से रजिस्टर्ड हो, इनकम आपके पास आ रही है, आप होल्डर हो उसके, तो आपको ही ऑनर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना, लीगली किसी के नाम से भी प्रॉपर्टी हो। उसके बाद है बच्चों मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो बच्चों। जो मेंबर होते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ट्रस्ट होती है या कंपनी होती है, वो अपने मेंबर्स को, ठीक है ना, जो उसके बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, उनको घर वगैरह प्रोवाइड करा देती है। अब आप उस घर में रह नहीं रहे, आपने उसे रेंट पे दे रखा है, तो फिर आप ही से हुई। आप ये नहीं कह सकते कि भाई प्रॉपर्टी तो मेरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे, प्रॉपर्टी तो मेरे ट्रस्ट के नाम पे, प्रॉपर्टी तो मेरे कंपनी के नाम पे, ये नहीं कह सकते आप। उसमें हम क्या मानेंगे कि अगर उस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है और आप हैं, तो आप ही ऑनर हो, आपसे ही टैक्स लिया जाएगा। आप ये थोड़ी ना कह दोगे कि भैया वो तो मेरे कंपनी की प्रॉपर्टी है ये, तो जाके कंपनी से टैक्स ले लो। नहीं, डीम्ड ऑनर, आपकी कंपनी ने आपको अलॉट किया है, ठीक है ना, आपकी कंपनी ने किसको अलॉट किया है, आपको वो प्रॉपर्टी अलॉट करी है, और उस प्रॉपर्टी पे आप रह नहीं रहे हो, किसी को आपने रेंट पे दे दिया है और वहां से आपको रेंटल इनकम मिल रही है, तो हम इस सिचुएशन में आपको डीम्ड ऑनर मान के आप ही से टैक्स ले लेंगे। इन रियलिटी प्रॉपर्टी बच्चों कंपनी के नाम से क्यों ना हो, पर हम डीम्ड कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, आपको डीम्ड ऑनर मान के आप जो भी इनकम जनरेट हुई है, क्योंकि कंपनी ने आपको दिया तो आपको रहना चाहिए था, पर आपने उसे रेंट पे दे दिया किसी और को, यानी इनकम किसे मिल रही है, इनकम मिल रही है आपको, तो हम आज से टैक्स ले लेंगे। ठीक है, ये आप ये जरूर कहोगे कि भाई मेरी तो प्रॉपर्टी है नहीं, पर यहां पे लगेगा हमारा टीम कॉन्सेप्ट कि लीगली कोई भी ऑनर हो, पर हम टैक्स आपसे ही लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। जरा ये वाली सिचुएशन को ध्यान से समझना। जैसे मान लो बच्चों एक पर्सन है ए, ठीक है ना, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा, ठीक है ना। आपने उसे, यानी प्रॉपर्टी का परचेजर कौन है, बी है परचेजर, परचेजर कौन है, बी, सेलर कौन है, ए, ठीक है, सेलर ए है। तो बी ने आपको कुछ अमाउंट एडवांस में दे दी, 1 लाख रुपए, और बोला कि चलो ये प्रॉपर्टी आप 10 लाख में सेल कर रहे हो, सपोज कर लीजिए, और आपने 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया और प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया और कहा कि भैया आप सेल डीड वगैरह बनवा लो, मैं 9 लाख रुपीस और दे दूंगा, तो प्रॉपर्टी आपके पास आ गई पोजीशन में। ठीक है बच्चों, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई अभी, आपने 1 लाख रुपीस एडवांस दिया, कहा कि मैं प्रॉपर्टी को पोजीशन में ले लूं, आपने कहा ले लो पोजीशन में, कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, ऑनरशिप अभी भी ए के पास है। आपने कह दिया कि चलो एग्रीमेंट वगैरह बनवा लो, जैसे ही एग्रीमेंट बन जाएगा मैं आपको 9 लाख रुपीस दे दूंगा, पोजीशन आप ले चुके हो, ठीक है, तो अब उस बिल्डिंग आपके कब्जे में आ चुकी है। अब आपने ये बिल्डिंग किसी को रेंट पे दे दी, ठीक है, ये बिल्डिंग आपने किसी को रेंट पे दे दी 10,000 पर मंथ पे। आपने क्या करा, ये बिल्डिंग, अभी बच्चों लीगली आप ऑनर नहीं बने हो, ऑनर यही है, ठीक है, ए ही है, बस आपने 1 लाख रुपए एडवांस दिया और एग्रीमेंट वगैरह करा लिया कि भैया सेल डीड बना दो, जैसे ही सेल डीड बन के आ जाएगी मैं 9 लाख रुपीस और दे दूंगा आपको, और प्रॉपर्टी का पोजीशन आपने ले लिया, और पोजीशन लेते ही आपने उसे किसी और को रेंट पे भी दे दिया 10,000 पर मंथ। अब उससे आपको रेंट की इनकम आ रही है, और बच्चों आपके बीच अभी तक सेल डीड बनी नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि भैया जो इनकम आ रही है वो इनकम तो आपको मिल रही है, पर प्रॉपर्टी आपके नाम से नहीं है, तो आप कह सकते हो अरे मैं तो इस प्रॉपर्टी का ऑनर ही नहीं हूं, तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना
तीन कंडीशन होनी चाहिए जब हम ऑनर बनेंगे। जो हम इनकम टैक्स में जो हमारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी, उसके लिए क्या थी कि लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए विद रूफ विदाउट रूफ, आप ऑनर जरूर होने चाहिए। तो यहां पे आप ऑनर नहीं हो, ठीक है ना, ऑनर नहीं हो, क्योंकि ऑनर अभी भी कौन है, ए, पर इनकम किसे मिल रही है, आपको। बिल्डिंग किसके पोजीशन में, आपके, तो हम आपको डीम्ड ऑनर मान लेंगे। क्या मानो या ना मानो, ऑनर आप ही हो, तो टैक्स कौन देगा, आप ही दोगे इस इनकम पे। और ये इनकम कहां टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट था हमारा कि पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, कि भैया ऑनर कोई भी हो, पोजीशन में तो आपके ना, कब्जे में तो आपके है ना प्रॉपर्टी, और इनकम कौन ले रहा है, आप ले रहे हो, तो टैक्स भी आप ही दोगे। उसके बाद है बच्चों पर्सन हैविंग राइट इन अ प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर। बच्चों जैसे जो हमारा लीज वगैरह पे होता है ना, जैसे हम लीज वगैरह पे जो प्रॉपर्टी ले लेते हैं वो प्रॉपर्टी इसमें आएगी, ठीक है। आपने लीज पे ले लिया 15 साल के लिए, बच्चों 12 साल या 12 साल से ज्यादा, नॉट लेस देन 12 ईयर, ठीक है ना। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ले लिया है 15 साल के लिए, 13 साल के लिए, एग्जैक्टली 12 साल के लिए, पर 12 साल से कम नहीं बच्चों, 12 साल या 12 साल से ज्यादा के लिए आपने लीज पे ले लिया है, ठीक है। आपने क्या करा है, लीज पे ले लिया। लीज मतलब बच्चों एक लॉन्ग टर्म के लिए रेंट पे ले लेना, आपने प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि बच्चों एक पर्सन है विनोद, ठीक है ना, और एक पर्सन है अशोक। तो अशोक ने विनोद से उसकी प्रॉपर्टी, बच्चों प्रॉपर्टी का असली ऑनर जो है वो विनोद है, ठीक है ना, असली ऑनर कौन है, विनोद। तो विनोद से अशोक ने लीज पे ले लिया 15 साल के लिए प्रॉपर्टी, और लीज पे लेने के बाद इसने आगे किसी को रेंट पे दे दिया, यानी सबलेट कर दिया, ये सब लीज कर दिया बच्चों, किसी और को रेंट पे दे दिया, तो इसे रेंटल इनकम मिल रही है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी इसके नाम से। तो ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो टैक्स दूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी का तो ऑनर मैं नहीं हूं। बच्चों इस सिचुएशन में 12 साल से ज्यादा के लिए लीज पे लिया है, तो ऑनर 15 साल तक आप ही माने जाओगे, डीम्ड कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। इनकम टैक्स कहेगा मानो या ना मानो, ऑनर आप ही को हो, और जो ये रेंट इनकम मिल रही है इस पे टैक्स भी आप ही पे करोगे। और ये रेंट वाली इनकम कहां पे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारा था डीम्ड कॉन्सेप्ट, इसको आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी जो आप लोगों को बताए थे कि जो हाउस प्रॉपर्टी में हमारी इनकम कब टैक्सेबल होगी, तो उसके लिए था कि भैया हमारी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग होनी चाहिए विद रूफ विदाउट रूफ, हमारा ऑनरशिप होना चाहिए, मतलब जो पर्सन है वो ऑनर जरूर होना चाहिए। तो बच्चों उसी ऑनर वाले कॉन्सेप्ट में ये है डीम्ड ऑनरशिप, कि इन सिचुएशन में इन रियलिटी जो प्रॉपर्टी है वो किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है, बट फिर भी हम ऑनर आप ही को मानेंगे इन 6 कंडीशन में, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं बच्चों यूज ऑफ प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, कि जो हम प्रॉपर्टी रेंट आउट करेंगे, जो हम अपनी प्रॉपर्टी को किसी को रेंट पे देंगे, तो उसका यूज क्या हो सकता है। तो भैया उसका रूल यूज कुछ भी कर सकते हैं बच्चों। जिसको आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है वो प्रॉपर्टी का किसी भी पर्पज से यूज करे, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पज से यूज करे, चाहे वो कॉमर्शियल पर्पज से यूज करे, ठीक है ना। जो आपको उससे इनकम जनरेट होगी, प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट होगी, वो कहां पे बच्चों टैक्सेबल होगी, कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में। कुछ बच्चों को लगता है कि सर जो हमारी प्रॉपर्टी क्या कुछ भी यूज कर सकते हैं। हाँ बच्चों, किसी भी पर्पज से, चाहे आप उस प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पर्पज से यूज करो यानी रहने के पर्पज से, चाहे कॉमर्शियल पर्पज से, या अपना कोई उसमें बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बट हाँ याद रखना, ये ऑनर ने जिसको रेंट पे दिया वो कर सकता है। ऑनर अगर बच्चों अपने बिजनेस के पर्पज से, अपने बिजनेस के पर्पज से, ठीक है, अपने बिजनेस या प्रोफेशन, अपने बिजनेस या
प्रोफेशन के पर्पज से अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करता है तो जो इसको बिजनेस से इनकम होगी वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो फिर टैक्सेबल होगी बच्चों पीजीबीपी में। ठीक है ना, वो किस में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। किसके लिए, ऑनर के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे सपोज मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है आर और एक दूसरा पर्सन है जिसका नाम है टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आर की है, प्रॉपर्टी किसकी है, आर की। तो आर ने इसे टी पे रेंट पे दे दिया, तो जो टी है उसने कहा कि भाई ठीक है मैं आपको 10,000 रुपीज रेंट दूंगा पर मंथ। तो बच्चों जो आपको रेंट रिसीव्ड होगा वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे। अब ये टी जो है जिसको आपने रेंट पे प्रॉपर्टी दी है वो कोई भी यूज कर सकता है प्रॉपर्टी का, चाहे रेजिडेंशियल पर्पज से चाहे कमर्शियल पर्पज से, उसकी कोई भी बच्चों यहाँ पे इनकम टैक्स में जो भी है वो बैरियर नहीं है कि भैया आपने अगर किसी को रेंट पे दिया आपको इनकम मिल रही है तो जो आपको इनकम रिसीव्ड हो रही है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी। जिसको आपने रेंट पे दिया वो किसी भी पर्पज से यूज करे, आपको क्या करना उससे, ठीक है ना। बट अगर बच्चों आप ऑनर हो और आपने रेंट पे नहीं दिया, आप खुद का कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी में, तो अगर आपको यहां से जो इनकम जनरेट होगी, जो आपकी इनकम जनरेट होगी वो बच्चों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, वो कहां पे टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी में, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है ना। तो बच्चों ये यूज ऑफ प्रॉपर्टी का मेरा खत्म हो गया। तो हमारा जो बेसिक था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, तो उसमें कुछ चीजें बच्चों मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है और बाकी चीजें इससे रिलेटेड जो थोड़ा पोर्शन है थ्योरेटिकल वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसे लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन प्लीज कमेंट करें और बच्चों लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने इसके अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद सभी को।